सर आज के कल के लाइफस्टाइल के चलते कॉन्स्टिपेशन की समस्या अमूमन देखी जाती है। तो पहले तो बताएं कि कॉन्स्टिपेशन किस तरह हो जाता है। उसके बाद जो ब्लड वाली कंडीशन आ जाती है वो किस लेवल पर आती है। तो जैसा कि आपने बोला कि आजकल का जो हमारा जीवन पद्धति है और जो खाने पाने पीने में जो बदलाव आ रहे हैं उसके कारण काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, जिसको कब्ज बोल देते हैं हिंदी में। अब कब्ज का कई व्यक्तियों के लिए अलग अलग मतलब होता है। जैसे कुछ व्यक्तियों को होता है कि जी मुझे अपना लैट्रिन करते समय या स्टूल पास करते समय जोर लगाना पड़ता है। जी। कईयों को होता है कि मैं स्टूल पास करता हूँ तो पूरी तरह से वो साफ़ नहीं होता। कईयों को होता है कि जी मुझे आती नहीं लैट्रिन या सख्त आती है, 2-2 3-3 दिन बाद आती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन अलग अलग व्यक्ति के लिए उसका अलग अलग मतलब है। और हालांकि इसके कुछ ऑर्गेनिक कारण भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में अगर देखा जाए तो ये खान पान से ही रिलेटेड है। क्योंकि आपने देखा है कि हमारा जो जीवन पद्धति है और खान पान है वो उसका पाश्चात्यकरण, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। जी। और इसके चलते जो हम पहले बहुत ज़्यादा फल सब्जी खाते थे, अब आप जानते हैं कि फास्ट फूड, ऐसा खाना जिसमें फाइबर बहुत कम होता है, वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। और इसके चलते जो हमारा स्टूल का बल्क होता है वो फाइबर से बनता है, और चूँकि फाइबर उसमें कम हो जाता है तो ऑब्वियसली जो फाइबर जो पानी को खींचता है वो भी कम हो जाता है, और इसलिए उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। जी। और इसी कारण से लोगों को कब्ज की परेशानी लगातार आ रही है। सर जब स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है और उसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसके कम आने से लेकर ज़्यादा आने तक का जो लेवल है वो किस तरह नापा जा सकता है। सिर्फ खून आना ही नहीं, अगर कुछ एक स्थितियां होती हैं जिसमें मैं ये कहूँगा कि कब्ज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसमें अगर मोटे तौर पर बात करें, अगर आपको रीसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन, मतलब अभी अभी कॉन्स्टिपेशन हुआ, पिछले मान लीजिए 6 महीने में कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं। अगर मान लीजिए कि आपको ऑल्टर्ड बॉवल हैबिट, यानी कभी कब्ज कभी दस्त जो बदल बदल के आते हैं, तब भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ अगर आपका वजन कम हो रहा है या फिर लैट्रिन में जैसे आपने बोला खून आ रहा है, तो इनको हम कहते हैं डेंजर साइन। ये लाल बत्ती वाली स्थिति है, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि अंडरलाइंग कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जो कि जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकती है। जहाँ तक ब्लड का सवाल है, स्टूल में ब्लड आने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपको तो पता है कि जो हेमरॉयड्स होते हैं सबसे ज़्यादा वही होते हैं उसका कारण, और कब्ज के कारण जो नीचे मस्से बन जाते हैं उनमें इंजरी हो जाती है और उसके कारण ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन लैट्रिन में अगर ब्लड आ रहा है तो ये कोलोन कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा ये जो हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आजकल मिल रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसे बोला जाता है, ये उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण, जैसे बच्चों में कई बार पॉलिप होते हैं, उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग जो होती है अगर लैट्रिन के रास्ते से हो रही है, चाहे थोड़ी सी मात्रा में भी हो रही है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और यथाशीघ्र डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी सर, एक ब्लीडिंग के दौरान एक अब्डोमेन पेन भी होती है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं कि कईयों को बैठने में प्रॉब्लम होती है और दिन भर भी एक दर्द महसूस रहता है। तो उस पेन का किस तरह, वो कौन से लेवल पर आकर पेन शुरू हो जाता तो है। वही है, जो पेट का जो दर्द है उसका डायग्नोसिस या निराकरण सबसे जटिल समस्या है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि पेट के अंदर अनेकों किस्म के हमारे ऑर्गन हैं, किडनी है, आंत है, लिवर है, स्प्लीन है। तो जो आंत का दर्द होता है वो अक्सर मरोड़ किस्म का दर्द होता है, या आता है जाता है, और आम तौर में उसमें और सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कई लोगों में आंत रुक जाती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, पेट का फूलना हो जाता है, या जैसे लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि ये जो पेट में दर्द हो रहा है ये आंत से इसका ओरिजिन हो रहा है, और इसमें आंत में रुकावट का कोई कारण बन रहा है। जी। तो ऐसी स्थिति में सर्टेनली डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। इसके अलावा
मेरा तो ये मानना है कि जो पेट का दर्द है वो नॉर्मली तो होता नहीं है, तो इसका अर्थ है कि अगर वो लगातार बना हुआ है, कभी आपने कुछ खा लिया उस समय हो गया और अपने आप ठीक हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको लगातार दर्द चल रहा है, बार बार हो रहा है, तो सर्टेनली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, अगर सिम्टम्स की बात करें या पहले कॉजेज़ की बात करें तो ये किस तरह के कारणों से होता है? कि एक तो आपने बताया कि खान-पान, दूसरा भी कोई कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से एब्डोमेन पेन या अल्सर हो जाता है? सो एब्डोमेन पेन के तो बहुत सारे कारण हैं। आंत में किसी भी चीज़ से अगर सिकुड़न हो जाए, जैसे मान लीजिए टीबी की बीमारी या एक किस्म की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है जिसको क्रॉन्स डिजीज़ कहा जाता है, पेट में किसी किस्म का कैंसर हो, गांठ हो, पेट में अगर पानी बन जाए जो कि टीबी के कारण या कैंसर के कारण बन सकता है, ऐसी अनेकों स्थितियों में पेट में दर्द हो सकता है। कई बहुत सारे अजीबोगरीब कारण भी होते हैं, जैसे कई बार हमने देखा है कुछ पेशेंट्स में कई बार पथरी के कारण दर्द होता है, कई बार एक लेड पॉइजनिंग के कारण दर्द होता है, जैसे कुछ लोग पेंट इंडस्ट्री में होते हैं तो उनका लेड लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण भी पेट में दर्द होता है, तो उसका इवैल्यूएशन तो सर्टेनली उसकी आवश्यकता है। दूसरा आपने बोला कि अल्सर, तो अल्सर दो किस्म के होते हैं। एक जो हम आम भाषा में बात करते हैं वो अपर इंटेस्टाइन मतलब स्टमक में अल्सर होते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। आमतौर पे इसको ये समझा जाता है कि एसिड ज़्यादा बनने के कारण ये होते हैं और इसके कारण ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है जी। तो इसके दो मुख्य कारण गिने गए हैं। एक तो दर्द की दवाइयाँ, उसका अधिक इस्तेमाल और बार बार इस्तेमाल करना, और एक किस्म का कीटाणु होता है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहा जाता है, इसके इन्फेक्शन से ये अल्सर बनते हैं जी। लेकिन जो छोटी आंत या बड़ी आंत के अल्सर हैं उनके कारण अलग होते हैं, तो दर्द की दवाइयाँ वहाँ पर भी अल्सर करती हैं। इसके अलावा हमारे देश में टीबी के कारण ये अल्सर काफ़ी कॉमनली होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी आंतों में जो इन्फ्लेमेशन वाली एक स्थिति होती है जिसकी दो किस्म में होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि कोलोन में अल्सर करती है, बड़ी आंत में अल्सर करती है, और क्रॉन्स डिजीज़ जो कि छोटी या बड़ी आंत दोनों में अल्सर कर सकती है। तो मुख्य तौर पर ये होते हैं, कई बार कैंसर के कारण भी अल्सर बन सकते हैं और कई बार लिम्फोमा वगैरह बीमारियों में भी अल्सर बन सकते हैं जी। कुछ एक बार अन्य इन्फेक्शन जो कि इतने कॉमन नहीं होते उनके कारण भी आंत में अल्सर बन सकते हैं। जी। कॉन्स्टिपेशन, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन खुद से एक बीमारी नहीं है, ये बेसिकली एक सिम्टम है। तो उसके कारण मतलब कॉन्स्टिपेशन का क्या कारण है वो हमने जैसे चर्चा की कि एक तो फंक्शनल है, कई लोगों में क्योंकि हमारी डाइट में चेंज हुआ है, फाइबर कम है, एक कारण तो वो है। दूसरा, कई लोगों की आंत ही कम चलती है तो उसमें वो फाइबर ले भी लें तब भी कई बार उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें दवाइयों का उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और तीसरा जो मैंने बोला कि कोई ऑर्गेनिक कारण हो सकता है, जैसे आंत में किसी चीज़ से रुकावट आ जाए, जैसे कि कोई कैंसर वाली स्थिति हो। जी। तो मोटे मोटे ये कारण है कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन को से किस तरह बचाव किया जाए, ये बताएं। अधिक पानी लेना चाहिए, सैर करनी चाहिए, फाइबर युक्त खाना अधिक खाना चाहिए। कम से कम मुझे तो लगता है कि दिन में 2 सर्विंग सब्जी की, फ्रूट की, सैलेड की ये जरूर होनी चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके साथ सैलेड अलग से होना चाहिए। ये नहीं कि सैलेड काट लिया और 5 लोगों ने थोड़ा थोड़ा ले लिया। बेहतर है कि हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त मात्रा में सैलेड हो। जी। तो अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो लगातार ब्लीड कर रहा है तो क्या ये कैंसर बनता हुआ क्या एक खतरनाक रूप में बदल जाता है? तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा जो आपने कहा है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो खुद से भी कैंसर हो सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि कैंसर के कारण ही दोनों चीज़ें हों और सर्टेनली डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर, ट्रीटमेंट क्या इसका सर्जरी ही रहता है या मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं? आमतौर पे 90 से 95% जो कॉन्स्टिपेशन जो फंक्शनल होता है वो मुख्यतः लाइफस्टाइल में बदलाव से, और कई लोगों को हम ऊपर से एडिशनल दवाई के रूप में फाइबर देते हैं जी। तो अगर आप देखें तो काफ़ी सारे 2/3 मरीज इससे ठीक हो जाएंगे। तो हम लैक्सेटिव बोल देते हैं, आजकल कुछ गोलियां भी इसके लिए उपलब्ध हो गई हैं, उनके सेवन से लगभग सबका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। और उसके बाद भी 1 से 2% ऐसे होते हैं
जिनका कोई कारण ऐसा होता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़े। क्या इस कैंसर से घबराने की ज़रूरत है? अगर ये जल्दी पकड़ा जाए तो ये पूरी तरह से कोलोन कैंसर का इलाज संभव है। ये एक ऐसा कैंसर है जो कि क्योंकि सिम्टम जल्दी कर देता है तो पकड़ा जा सकता है जल्दी। उसमें वही होता है, अगर कोई निगलेक्ट करता रहे अपने सिम्टम्स को तब ये एक्चुअली फैल सकता है और फिर इसका इलाज थोड़ा जटिल हो जाता है। कई आप देखेंगे भारत के बाहर तो आमतौर पे कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग भी होती है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे पश्चिमी देशों में 40-45 साल की उम्र के बाद सारे लोगों को कहा जाता है कि आप अपना कोलोनोस्कोपी करवा लें। हालांकि हमारे यहाँ अभी इस पर कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत में भी ये कहा जाएगा कि 40-45 साल की उम्र के बाद सब व्यक्तियों की कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए, ताकि जो भी कोलोन कैंसर के पहले की चीज़ें हैं उसी को पकड़ के उसको इलाज किया जा सके और इससे लोगों को बचाया जा सके। पीजीआई की बात करें, क्या रोज़ाना कॉन्स्टिपेशन के मरीजों में इजाफा हो रहा है या सिर्फ नॉर्मल स्तर पर है? देखिए, इसके लिए हमने कोई लगातार तो ऐसा कोई अध्ययन तो किया नहीं है, लेकिन अगर हम ओपीडी में देखें तो सर्टेनली कोलोन ये कॉन्स्टिपेशन के लोगों में लगातार वृद्धि तो हो रही है। और ना सिर्फ बड़े बूढ़े बल्कि जो बच्चे हैं, क्योंकि उनमें भी उनकी भी जीवन पद्धति में बहुत परिवर्तन आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारा खान पान में पाश्चात्यकरण है, जो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, नूडल्स का जो चलन चला है, वो सबसे ज़्यादा उससे वही इफ़ेक्ट हुए हैं और उनमें भी कब्ज लगातार बढ़ रही है। थैंक यू सो मच सर।